हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि जो टर्मिनोलॉजी थी उसके अंदर अपन ने कई सारी बातें की थी। जस्ट लाइक अपन ने पोल के बारे में बात की थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात की थी, और उसके बाद में फोकल पॉइंट के बारे में, लास्ट अपन ने फोकल पॉइंट के बारे में बात कर दी थी। अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं आगे। आगे अपन देखते हैं और दो टर्मिनोलॉजी और बच गई इसकी, तो उसको अपन देखते हैं। आगे है फोकल लेंथ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल फोकस, अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस जो होता है, जस्ट लाइक इस डायग्राम में यदि मैं देखूं तो एक कॉनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस पॉइंट कहाँ होता है? यहाँ पे उसके जस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में या उसके फ्रंट की डायरेक्शन में होता है। ठीक है। अब जैसे मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करूं तो उसके जस्ट बैक साइड में इसका फोकल पॉइंट प्रेजेंट रहता है। आगे मैं देखूं कि फोकल लेंथ क्या होती है, तो इस फोकल पॉइंट और इस पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, फोकल पॉइंट और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, उसी को क्या कहा जाता है? आपके फोकल लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके फोकल लेंथ कहा जाता है आपके। ठीक है। अब इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। इसको एफ, स्मॉल एफ लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो बात हो गई आपके फोकल लेंथ से रिलेटेड। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी आखिरी टर्मिनोलॉजी, एपरेचर के बारे में। इसके बारे में, एपरेचर के बारे में हमने ये देखा कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक कर्व्ड सरफेस के अंदर होता है, या कर्व्ड पाथ के अंदर, या कर्व्ड नेचर का होता है। अब अपन देखते हैं कि ये एपरेचर होता क्या है। एपरेचर वो वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जितनी भी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी होती है। जैसे मैं इस कॉनकेव मिरर के लिए यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे ए से लेके बी तक, यदि ए से लेके बी के बीच में यदि कोई लाइट रे आएगी उसके पास में, तो वो क्या होगी? उसको क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ए से लेके बी तक लाइट रे आएगी तो ही रिफ्लेक्ट करेगा। ए के बाहर चली गई, उधर जा रही है लाइट रे, यहाँ पे आ रही है, तो इसको वो क्या नहीं कर पाएगा? रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे मिरर ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिरर का वो पार्ट जहां से कोई लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, उसी को क्या बोला जाता है? उसका एपरेचर बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पे बहुत एक फ्लैट एपरेचर के मिरर की बात की जाती है। कहने का मतलब बहुत बड़े पैर के पार्ट की बात की जाती है। कहने का मतलब ये वहां पे बहुत ज्यादा कर्व नहीं रहता, एकदम हमें लगता है कि वो फ्लैट जैसा ही है। जैसे आपने कई मिरर देखे होंगे, जैसे शेविंग मिरर जो आता है वो आपके आता है कॉन्वेक्स, या आपके आता है कॉनकेव मिरर आता है। क्या आता है? कॉनकेव मिरर आता है। बट आप देखोगे, यदि शेविंग मिरर को देखोगे तो आपको लगभग एक फ्लैट मिरर या एक प्लेन मिरर जैसा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इसलिए क्योंकि उसका एपरेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा कर्व नहीं होता, वो एकदम फ्लैट जैसा लगता है हमें। हालांकि प्रॉपर्टीज वो फॉलो करेगा कॉनकेव मिरर वाली, बट एकदम उसका एपरेचर जो होगा वो एकदम फ्लैट तरीके से होगा। तो द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स एपरेचर। उसको ही क्या बोला जाता है? उसका एपरेचर बोला जाता है। नॉर्मल वर्ड्स में मैं बताऊं तो ए से लेके बी तक, या स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जहां से कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, उसी को क्या बोला जाता है? उसका एपरेचर बोला जाता है। ये आपकी बात होगी, इसकी कंप्लीट टर्मिनोलॉजी अपन ने पढ़ ली है। इसके बाद में अपन बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, कि यहाँ पे एक रिलेशन भी होता है आपके फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में एक रिलेशन भी होता है। उस रिलेशन के बारे में देखते हैं कि वो रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ देखिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ। इसका डेरिवेशन से ये प्रूफ होता है। आपके डेरिवेशन है नहीं तो मैं बताऊंगा नहीं आपको। तो आपको नॉर्मली आपको याद रखना है, आर इज इक्वल टू क्या होता है? 2f होता है। कहने का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो रहती है वो जस्ट डबल होती है फोकल लेंथ की। तो यहाँ पे देखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो लगभग क्या होती है? फोकल लेंथ की डबल होती है। इसी कारण से मैंने क्या दिखा रखा है? इसको सेकेंड पार्ट में इसको डबल तरीके से दिखा रखा है। कहने का मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस लगभग क्या है? स्मॉल एफ के ही बराबर है। तो डबल हो गया, एफ और एफ इज इक्वल टू आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया? 2f आपके
हो गया। नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन भी देखते हैं इसके ऊपर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स मिरर आपके पास में है, उसकी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है, उसकी फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही वाला फॉर्मूला आपके r इज इक्वल टू 2f। तो यहां से आएगा f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। तो r कितनी है 32, तो f कितनी हो जाएगा 32/2, इट मींस 16 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट का जरूर ध्यान रखना चाहिए अपने को, क्यों, क्योंकि जो r की यूनिट है वही क्या हो जाएगी, आपकी f की यूनिट हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड अपनी बातें हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो इमेज का फॉर्मेशन जो होता है, इमेजेस जो बनाई जाती है वो कैसे होती है, कहाँ कहाँ बनती है, उसकी पोजीशन क्या होती है, उसकी नेचर क्या होती है, उसकी साइज क्या होती है, उसके बारे में सब कुछ अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। उससे पहले एक मेन पॉइंट, एक छोटा पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। यदि मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है, इमेज बनानी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या बनानी है, मेरे को इमेज यदि बनानी है किसी भी मिरर के ऊपर, ऐसा नहीं है कि मेरे को ओनली स्फेरिकल मिरर के लिए मैं बात करूंगा, मैं प्लेन मिरर की भी बात कर सकता हूँ, मैं चाहे तो लेंस की भी बात कर सकता हूँ। तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए वहां पे, यदि इमेज फॉर्मेशन करना है, किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन करना है, चाहे वो लेंस से हो, चाहे वो मिरर से हो, चाहे वो प्लेन मिरर से हो, किसी भी मिरर से या किसी भी लेंस से यदि हमें इमेज फॉर्मेशन कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट 2 रेज ऑफ लाइट तो हमें लेनी ही पड़ेगी उसकी पोजीशन बताने के लिए। 2 रेज ऑफ लाइट से ज्यादा भी ले सकते हो आप, बट 2 से कम नहीं ले सकते। 1 से हम कभी ये पता नहीं लगा पाएंगे कि वो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी नेचर क्या होगी, या किस साइज की वो इमेज बनेगी, ये हम कभी पता नहीं लगा पाएंगे। तो एटलीस्ट कितनी रे होनी चाहिए, 2 रेज ऑफ लाइट तो होनी ही चाहिए। ज्यादा होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने इमेज वहीं पे बनेगी, बट एटलीस्ट कम नहीं होनी चाहिए उससे लिए। तो यहाँ पे आगे अपन देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन करने से पहले हमें कुछ लॉज को समझना पड़ेगा। इसके 4 लॉज है, उन 4 लॉज को अपने को समझना पड़ेगा। इनको लॉज नहीं कहते एक्चुअली, बट हम यहाँ पे लॉज कह के इसको जानेंगे, जिससे हमें ये आगे भी पता रहे। कहने का मतलब, यदि हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है तो हमें इन लॉज के अकॉर्डिंग ही चलना है, इन लॉज के अकॉर्डिंग ही चलना है, इन लॉज के विदाउट नहीं चलना है कि हमने कोई भी लाइट रे इधर से लेके आ गए, वो रिफ्लेक्शन के बाद में कहाँ जाएगी तो हमें पता नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, इन लॉज के अकॉर्डिंग चलते हुए ही आगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। मतलब इमेज फॉर्मेशन करते टाइम पे हमें इन लॉज का ध्यान रखना है, मतलब इन लॉज के विदाउट कुछ नहीं करना है हमें। तो फर्स्ट लॉ देखिएगा। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल कौन सी लाइट रे होगी, ये। यदि रे आती है तो मैं कैसे शो करूंगा उसको, ऐसे आने वाला डायरेक्शन तो शो करूंगा ही, मिरर की साइड में आ रही है वो। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होती है, वो फोकल पॉइंट से पास, रिफ्लेक्शन के बाद में वो कहां से पास होती है, फोकल पॉइंट से पास होती है। तो ये जा रही है, तो जाने के लिए मैं ऐसे एरो शो करूंगा। कहां से पास हो रही है वो, फोकल पॉइंट से। या आपको फोकस पॉइंट में भी या फोकल पॉइंट में भी मैंने बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट रे आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो कहां से पास होगी, फोकल पॉइंट से पास होगी, या पास होती हुई अपीयर होगी। नेक्स्ट, वैसे ये तो किस में हो गया, कॉनकेव में। और अब अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स की, ठीक है। अब कॉन्वेक्स क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स भी यही कह रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइट रे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइट रे आती है, आ रही है, आने वाला है,
एरो शो कर दिया मैंने। रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से पास होती हुई अपीयर होती है, हमें फोकल पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होती है, तो ये जाने वाली हो गई। ठीक। हाँ, यहाँ पे मैंने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये किसका काम करती है, आपके नॉर्मल का काम करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्कल के अंदर किसी भी एक सर्कल में यदि ले लूं, यहाँ पे साइड में यदि मैं सर्कल ले लूं, तो मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट से, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, इस पॉइंट से मेरे को किसी भी एक इसकी सरफेस पे या इसकी सरकमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, यानी कि 90 डिग्री वाला एंगल शो करना है। तो मैं क्या करूंगा, सेंटर से क्या डालूंगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूंगा क्या, और ये जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा और हमेशा किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। कहने का मतलब मैं चाहे यहां डाल लूं, चाहे मैं इस पॉइंट के ऊपर डाल लूं, तो भी वो किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। या इस पॉइंट के ऊपर मैं क्या डाल लूं, परपेंडिकुलर डाल लूं, तो वो भी किससे पास होगा, आपके सेंटर से ही पास होगा। तो कहने का मतलब कि यदि इसके ऊपर, इस मिरर के ऊपर यदि मेरे को क्या डालना है, नॉर्मल डालना है या परपेंडिकुलर डालना है, जैसा कि हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बात की थी कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे का जो एंगल होता है वही कितना होता है, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है। तो यहाँ पे इसके ऊपर नॉर्मल डालूंगा, तो वो नॉर्मल हमेशा और हमेशा किससे पास होगा, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। यहाँ पे जो आई बना इंसिडेंस रे का, और ये रिफ्लेक्टेड रे का जो आर बना, एंगल आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एंगल आर, ऐसे, तो वो शो कर रखा है। आगे फर्स्ट लॉ कंप्लीट है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो किससे पास होगी, फोकल पॉइंट से पास होगी। नेक्स्ट सेकंड, यदि फोकल पॉइंट से इसका ही इनवर्स, इसका ही जस्ट अपोजिट, देखना, यदि फोकल पॉइंट से पास होती हुई कोई लाइट रे कहां आती है, मिरर पे आके टकराती है या उसे कोलाइड करती है, उसके ऊपर गिरती है, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद में, रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से पास होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वैसा ही सेम यहाँ पे, यदि फोकल पॉइंट के ऊपर आती हुई अपीयर होती है, एक्चुअल में तो आएगी नहीं, क्योंकि फोकल पॉइंट क्या रह गया, पीछे रह गया, पीछे रह गया, तो हमें पीछे से रिफ्लेक्शन, मतलब वहां से तो रिफ्लेक्शन हम करवा नहीं सकते, मतलब इसके बैक साइड से तो रिफ्लेक्शन कभी होगा नहीं, क्योंकि वहां पे हमने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया, तो पॉलिश वाली साइड से तो होगा नहीं कभी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहां से होगा, जहां पे ये फ्लैट सरफेस जो मिलेगी वहीं से होगा रिफ्लेक्शन। तो फोकल पॉइंट से पास होती हुई अपीयर होगी, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद में क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, वही सेम था यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या डाला, आपके नॉर्मल डाला, नॉर्मल से क्या हो गया, ये एंगल बन गया इंसिडेंस एंगल, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, वो दोनों क्या होंगे यहाँ पे भी बराबर। नेक्स्ट रूल है आपका, यदि कोई लाइट रे पोल पे आके गिरती है, पोल पे आके किसी भी एंगल पे आके इसके ऊपर फॉल डाउन होती है या उससे कोलाइड करती है, तो कोलाइड करने के बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में क्या होगी, उसी एंगल के ऊपर, मतलब जिस एंगल से आई थी उसी एंगल के ऊपर क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी एंगल पे क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू क्या है, एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू क्या है, एंगल आर। सेम सा सीन किस में हो जाएगा, कॉन्वेक्स में। ठीक है, तो 3 लॉ मैंने बताया आपको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकल पॉइंट से पास, फोकल पॉइंट से पास तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पोल पे आने वाली सेम एंगल से निकल जाएगी, सेम का सेम एंगल। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ लो, लास्ट लो है इसका, कि यदि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई उसके ऊपर फॉल डाउन होती है या उससे कोलाइड करती है या उससे रिफ्लेक्ट होती है, मिरर से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आती है, तो वो उसी पाथ पे क्या होती है, वापस की वापस निकल जाती है, मतलब जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ से वो वापस चली जाएगी। कहने का मतलब इस पाथ से वो आई थी और इसी पाथ से फॉल डाउन होने के बाद में इसी पाथ के ऊपर वापस से चली जाएगी। सेम यहाँ पे जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस चली जाएगी, तो आने का भी यही पाथ हो गया तो इसको ये ऐसे शो कर दिया, और जाने का भी यही हो गया तो इसको इससे शो कर दिया। ये आपके हो गए 4 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
जिसको अपन स्फेरिकल मिरर में काम लेंगे और इसी के थ्रू अपन आगे इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट लो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकल पॉइंट से पास, नेक्स्ट फोकल पॉइंट से पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, थर्ड पोल पे आने वाली सेम एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, नेक्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली जो लाइट रे है वो सेम के सेम पाथ पे वापस से चली जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि इससे इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, कॉनकेव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे कि उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज कैसे चेंज होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।